हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और आज भी आपकी क्लास 8 बजे शुरू हो रही है। तो जितने भी लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का आनंद ले पाएं। ये जो क्वेश्चन आज के कवर किए गए हैं, डीसी जनित से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो कि बिल्कुल परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, पहले नंबर का वीडियो होने वाला है, जिसका मैंने लिख दिया है पार्ट 1। और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं परीक्षाओं में वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें कवर भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है इसमें कि डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा या दुगुना हो जाएगा या आधा रह जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी लोग लाइव है, अभी तक तो ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग लाइव है सभी लोग इसका आंसर दीजिए और उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि समय ज़्यादा रहेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जिससे बाद में जो लोग देखेंगे उनको बोरिंग भी महसूस होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दो गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि डीसी मशीन की जो स्पीड है यदि हम दोगुनी कर दी जाए तो इसमें जो मशीन में उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वो भी दोगुना हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ईबी बराबर सूत्र क्रिएट हो जाता है, ईबी बराबर फाई जेड एन P/60A। इसके अनुसार भी आप इसको बता सकते थे यदि आपको सूत्र याद है तो, जिसमें आपका जो फाई होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि दो गुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि, कब अधिक होगी? इनपुट पावर फैक्टर निम्न हो तब, या हानियां निम्न हो तब, या पावर का वास्तविक घटक निम्न हो तब, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है का उपयोग निम्न हो। मतलब कि कौन सी स्थिति में आपका यहाँ पर सही होगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग इसका आंसर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी मशीन की जो दक्षता होती है अधिक होगी कब? जब उसकी जो हानियाँ होगी निम्न होगी। अर्थात यदि इफिशियंसी अर्थात दक्षता जो हमारा होगा, ठीक है, दक्षता बराबर हमारा होता है आउटपुट। क्या होता है दोस्तों? आउटपुट अपान इनपुट होती है। और हानि कब कब होगी? जब इनपुट माइनस लॉसेस अपान आउटपुट होगा तब हानि कम होगी। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, हानियाँ निम्न हो तब। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है कि आर्मेचर को चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दिशीय होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर चालकों एवं टर्मिनल पर ईएमएफ अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि धारा एक दिशीय होते हैं। तो चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। चारों ऑप्शन मैंने क्रम से आप सभी को बता दिया, ये आपके ऑप्शन है। केवल आपसे क्वेश्चन पूछा है डीसी मशीन में। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा जो होती है एक विद्युत चुंबकीय बल के अनुसार अल्टरनेटिंग होती है, लेकिन टर्मिनल पर वे एक अदिशीय होती है। और डीसी मशीनों में चुंबकीय क्षेत्र जो बनने के लिए होता है वो आपका स्थायी या विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और जो चालक होता है वो चालक हमेशा आर्मेचर में स्थित होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आर्मेचर की शाफ्ट को जो होता है उसको विद्युत मोटर या किसी एक युग्मित करके उसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह या अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह या नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह या नियंत्रित अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दें। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीन का जो दिक् परिवर्तक है वो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ही कार्य करता है। अर्थात डीसी मशीन में कम्यूटेटर का जो प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, तो सेम प्रोसेस इसका भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कुछ लोग क्वेश्चन को देखकर ही इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटर की संरचना खाली स्थान होती है आयताकार या वलयाकार या वर्गाकार या त्रिभुजाकार। जो स्टेटर होता है उसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? आयताकार होती है या वलयाकार होती है या वर्गाकार होती है या त्रिभुजाकार होती है? चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों, आर्मेचर जो स्टेटर होता है उसकी जो संरचना होती है वो वलयाकार होती है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वलयाकार। ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कम क्षमता की मशीन हेतु ये खाली स्थान बना होता है। मतलब कि ये जो योग होता है वो किस चीज़ का बना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया गया ढलवा लोहा, सी ऑप्शन दिया गया स्टील और डी ऑप्शन दिया गया आपका तांबा। तो चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। किस चीज़ का योग बना होता है? जो डीसी मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसी को हम योग कहते हैं, लेकिन जो ये योग होता है ये किस चीज़ का बना होता है? चलिए सभी लोग बताइए। मात्र 5 सेकंड ही आपको मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। अन्यथा जो बाद में वीडियो को देखेंगे, जो इस समय लाइव नहीं आए, वो लोग कहेंगे बहुत ही बोरिंग महसूस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीन का जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको तो हम योग कहते हैं, लेकिन कम क्षमता की मशीन में ये ढलवा लोहा का बना होता है योग। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन के ब्रश खाली स्थान के बने होते हैं। जो डीसी मशीन के ब्रश है वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आप बिना ऑप्शन दिखाए देखे भी बता सकते हैं कि डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। और ब्रश का जो कार्य होता है क्या होता है? ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना। ये कार्य होता है किसका? कम्यूटेटर का। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि डीसी मशीन के ब्रश के बने होते हैं तो कार्बन के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खाली स्थान प्रयोग की जाती है कूलिंग को बढ़ाने के लिए या ताम्र हानि को कम करने के लिए या उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए या स्पार्किंग को कम करने के लिए। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है। जितने भी लोग वीडियोज को लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे दोस्तों ये आपका देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, लेकिन इसमें हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों? क्योंकि डीसी मशीन में भिन्नात्मक जो पिच होती है वो कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये किस क्रम में जुड़ा होता है? तो ये आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़ा होता है और ये मोटे तार के कम टर्न की बनाई भी जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखकर सभी लोग बताइए, भौगोलिक समतल या चुंबकीय समतल या दिक् परिवर्ती समतल या ज्यामितीय समतल। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें?
सभी लोग इसका आंसर दें। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीनों में आर्मेचर की जो अक्ष होती है और ब्रशों के जो संपर्क होते हैं, ये इनके केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल जो होता है दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। और कम्यूटेटर के द्वारा क्या होता है, डीसी मशीनों में उत्पन्न जो एसी होता है उसी को डीसी में ये बदलता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटिंग प्लेन। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से किस पर लपेटा जाता है? स्टेटर के बंद स्लॉट पर, या स्टेटर के आधे ढके हुए स्लॉट पर, या स्टेटर के खुले हुए स्लॉट पर, या कहीं भी नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। डीसी मशीन के जो में आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो निम्नलिखित में से किस पर ढका होता है, मतलब कि लपेटा जाता है। चलिए सभी लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अर्थात कहीं भी नहीं। क्योंकि डीसी मशीनों में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है, और रोटर के स्लॉट पर इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी मशीन में कॉइल की साइज खाली स्थान निर्धारित की जाती है कम्यूटेटर की पिच द्वारा, या यील्ड पिच द्वारा, या बैक पिच द्वारा, या औसत पिच द्वारा। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी मशीन में जो कॉइल होती है उसकी साइज खाली स्थान मतलब किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात यील्ड पिच द्वारा। अब दोस्तों देखिए, किसी मशीन का जो कॉइल होता है उसकी साइज किससे किया जाता है, तो यील्ड पिच द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का BIS चिन्ह कौन सा है? शंट फील्ड वाइंडिंग का पूछ रहा है, तो आपको ऊपर ही लग रहा है यही आपका शंट है, ठीक है, इसको आप पहचान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर में वाइंडिंग खाली स्थान जुड़ी हुई होती है समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, या श्रेणी या समांतर क्रम में, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किस क्रम में है। सभी लोग बताइए, जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में जुड़ी होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्मेचर में वाइंडिंग श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, मतलब कि श्रेणी में भी जुड़ सकती है और समांतर में भी जुड़ी हो सकती है। तो श्रेणी कुंडली जनित्र में जो क्षेत्रीय कुंडली होता है उसको आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है, और जो शंट कुंडली होती है उसको जनित्र के क्षेत्र में कुंडलियों को आर्मेचर क्रम में जोड़ा जाता है, इस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है आर्मेचर के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यांत्रिक दृष्टिधारी है स्क्वायरल केज रोटर वाइंडिंग का रोटर, या यहाँ पर दिए गए डीसी उत्तेजित समन्वित ध्रुव रोटर वाइंडिंग, या स्लिप रिंग, या कम्यूटेटर और ब्रश। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, मैं पहले से आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, जो कम्यूटेटर होता है जिसको हम दिक् परिवर्तक बोलते हैं, ये इसका मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में क्या करना, परिवर्तित करना और उसे बाह्य परिपथ से भेजना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कम्यूटेटर और ब्रश। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी मशीन में यदि पोलो की संख्या n आर्मेचर स्पीड RPM में है तब चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? PN अपान यहाँ पर 60 दिया गया, या PN अपान 120, या PN अपान 100 दिया गया, और PN अपान 180। मैंने आपको सूत्र बताया था दोस्तों, कई बार मैं इस सूत्र पे आपको क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, तो आपको उम्मीद है कि आप इसको आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैंने सूत्र बताया था क्या, F बराबर NPN अपान 120, और इसमें हमारा NP अपान 120 कौन सा दिया गया है, तो NP अपान 120 दिया गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी दिया गया, या पीएन हम कहें या एनपी कहें, बात एक ही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, जिसमें आपका जो पी है ये आपकी पोलों की संख्या है और एन आपकी क्या है, गति है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है क्वेश्चन की डीसी मशीन में लौह हानि निम्नलिखित में होती है, योक में या कम्यूटेटर में या मुख्य बॉडी में या आर्मेचर रोटर में। डीसी मशीन में जो लौह हानि होती है वो किस में होती है? तो दोस्तों चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर बता लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी यहाँ पर जानकारी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में लौह हानियाँ आर्मेचर रोटर में होती है, और हिस्टैरिसीस जो हानि होती है वो आपका भंवर धाराओं के कारण पैदा होने वाली जो विद्युत शक्ति है उसकी क्षति ही आपकी लौह क्षति कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाता है, आर्मेचर रोटर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीनों में निम्नलिखित किस्म की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, केवल चढ़ाव वाइंडिंग या केवल तरंग वाइंडिंग या चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग दोनों, या डी ऑप्शन दिया गया है संकेंद्रित वाइंडिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियोज को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट के पास इस तरह की जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात चढ़ाव तथा तरंग वाइंडिंग दोनों में। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीसी मशीन में जो लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है, वे वेव लैप और जो वेव होती है ये दोनों वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है डीसी मशीन में है, और जो संकेंद्रित वाइंडिंग होता है उसका जो प्रयोग होता है अल्टरनेटर में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बोथ मतलब कि लैप एंड वेव वाइंडिंग दोनों का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है कि यह मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि यह कम्यूटेटर पर भारी स्पार्क देता है। सी ऑप्शन दिया गया है कि जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या करता है, दुर्बल बनाता है। डी ऑप्शन दिया गया है आपका इसमें, यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दे लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पर प्रभाव डालना, ये आपका जो प्रतिक्रिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। और आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है विचुंबकन प्रभाव और दूसरा आपका होता है क्रॉस चुंबकन प्रभाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया हमारा, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है कब? मतलब कि कब ये पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है? यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है कि वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, या वाइंडिंग पिच बराबर यहाँ पर नहीं दिया गया, ग्रेटर दिया गया है, पोल पिच या वाइंडिंग पिच लेस देन पोल पिच, या यहाँ पर दिया गया है वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच कोई संबंध नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, डीसी मशीन की फुल पिच वाइंडिंग होती है, पहले तो आप ध्यान रखिएगा इसको, और वाइंडिंग पिच बराबर आपका होता है पोल पिच बराबर क्वाइल पिच, और 180 अंश ये आपका इलेक्ट्रिसिटी ओनली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसको तो आप सभी लोग बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है ए बराबर 2, या ए बराबर पी, या ए बराबर 4, या ए बराबर 1। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन भी इजी दिया गया है, तो आप इसको सभी लोग बता सकते हैं। चलिए सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। तो मैं दोस्तों मैंने कई आपको क्लास कराया जिसमें मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। तो देखिए इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए बराबर पी। क्यों? क्योंकि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है ए बराबर पी होती है, और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या ए बराबर 2 होता है। तो वेव वाइंडिंग के लिए इसको ध्यान रखिएगा आप,
वेव वाइंडिंग में ये आपका ए बराबर कितना होता है 2 होता है, तो ये आपका वेव वाइंडिंग के लिए हो गया और लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, लैप वाइंडिंग में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और डेली इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अभी तक लाइव ना आ पाए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली रात 8 बजे लाइव आइए। जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं होता है तब तक आपको इस तरह की क्लास मिलती रहेगी।